वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। 77वें टॉपिक के साथ मैं देश कुमार देव। तो देखिए, हम बात कर रहे थे श्वसनी, श्वास नली और श्वसनिका की। तो ध्यान देना, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट देखें आप लोग, नोट के रूप में देखें आप। श्वसन तंत्र में हमने आपको बताया था कि कंठ से लेकर के गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा तक फैली 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका को श्वास नली कहते हैं। यह श्वास नलिका, ध्यान देना, यह श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक ओर की श्वसनी अपने अपने फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये हमने यहाँ तक आपको बता दिया था। अब देखिएगा आप, इसमें एक चीज़ है, क्या है कि श्वास नली और श्वसनिका में हाइलाइन उपास्थि के सी आकार के छल्ले, मतलब इनकी भित्तियों में यदि हम देखें ध्यान से, इनकी भित्तियों में हाइलाइन उपास्थि, कौन सी उपास्थि? हाइलाइन उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, ये ताकि इनमें वायु आसानी से आ जा सके। और दूसरी बात, श्वास नली की जो आंतरिक भित्ति होती है या श्वसन मार्ग, आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा एवं पक्षवायु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है, जो वायु को नम, अर्थात भित्ति को, श्वास नली की भित्ति को नम और लसलसी बनाए रखता है, और जिससे धूल के कण और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी हैं, धूल के कण, धुआं वगैरह या जीवाणुओं को फेफड़ों में जाने से रोकती है। तो ये कार्य करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जिसके बारे में आप देख लें, आप नोट में डाल करके कि मैं आपको लिख रहा हूँ। क्या है, ध्यान देना कि पहला जो नोट है आपको, देखो इसमें बहुत प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। पहला जो नोट है आपका, इसमें देखिए आप, तो देखिएगा, श्वास नली एवं श्वसनियों, श्वास नली एवं श्वसनियों की आंतरिक भित्ति या की भित्ति में, श्वसनियों की भित्ति वाल्व, भित्ति में हाइलाइन उपास्थि, कौन सी उपास्थि? हाइलाइन उपास्थि, ध्यान रखना, हाइलाइन उपास्थि, HYALINE, HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज, CARTILAGE, ध्यान रहे, ये हाइलाइन उपास्थि के सी आकार के, अर्थात पूरी श्वास नली में नहीं होते हैं, सी आकार के, आदि में होते हैं, सी आकार के क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो आपको दिखा रखा है, ऐसे दिखाएं अर्थपूर्ण आपको, जैसे यहाँ से दिखा दिया, ये आधे छल्ले, आधा इस टाइप छल्ले दिखाएंगे आपको, आधा भाग कटा हुआ भाग, आधा ही दिखा रहे हैं आपको। ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, हाइलाइन उपास्थि के अर्ध छल्ले या सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को, क्या कार्य है इनका? जो श्वास नली एवं श्वसनिका को, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, अर्थात पिचकने नहीं देते हैं श्वसन के समय या कैसे भी, ताकि इनमें वायु आसानी से आ जा सके। पिचकने से रोकते हैं ताकि इनमें वायु कब? श्वसन के समय आसानी से आ जा सके। ये कार्य इनका ध्यान देना। तो ध्यान देना, कड़क होती इसी कारण होती है, कारण किस कड़क ये कि इसमें हाइलाइन उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, श्वास नली एवं श्वसनियों की भित्ति में
की भित्ति में हाइलाइन उपास्थि के सियाकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ताकि श्वसन के समय इनमें वायु आसानी से आ जा सके, मतलब आ सके और जा सके। तो प्रश्न आता है, प्रश्न कैसे बनता है? दो प्रश्न बनते हैं। एक तो यदि मानव में श्वास नलियों के स्थान पर, पहले आते थे, पहले अब तो खैर ऐसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आप लोगों को, मानव में श्वास नली के स्थान पर रबर की थैली लगा दी जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तव में श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, श्वसन क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो रबर की नलियाँ होती हैं, ध्यान देना, रबर की नली जो होती है वो पिचक जाएगी श्वसन के समय। इसी कारण इनमें उपास्थि पाई जाए ताकि वो श्वसन के समय पिचके नहीं। अब ध्यान देना, अब दूसरा प्रश्न जो बनता है कि मानव की श्वास नली में अर्धपूरित छल्ले कौन सी उपास्थि के बने होते हैं? हाइलाइन उपास्थि के। ये ऑब्जेक्ट प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिशन में, हाइलाइन उपास्थि के छल्ले बने होते हैं बेटा। तो आगे देखो, दूसरा एक कारण है इसका श्वसन मार्ग या श्वास नली। पूरा श्वसन मार्ग है, श्वास नली या श्वसन मार्ग की आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा एवं पक्षमापी सीलिया कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा, मतलब श्लेष्मा एवं पक्षमापी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है, जो श्वास नली को स्त्रवण किया जाता है, जो श्वास नली की भित्ति को या श्लेष्मा भित्ति को नम एवं लसलसा बनाता है। इसके बारे में और देखें आप लोग। तो ये एक प्रकार का अनुकूलन है बहुत बढ़िया मानव में, मानव क्या श्वास लेने वाले प्राणियों में। दूसरा जो नोट्स है उसमें देखिए आप, नोट के अंदर इसमें देखो, श्वास नली हम ये भी कह सकते हैं श्वसन मार्ग, पूरा है ये श्वसन मार्ग। श्वास नली की आंतरिक भित्तियों, श्वास नली की आंतरिक भित्तियों पर श्लेष्मा एवं पक्षमापी कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्लेष्मा एवं पक्षमापी कौन सी कोशिकाएं? सीलिया। श्लेष्मा एवं पक्षमापी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं, जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं, जिससे श्वास नली की भित्ति कैसी होती है? चिकनी, जिससे श्वास नली भित्ति नम और लसलसी, भित्ति नम और लसलसी, नम और लसलसी होती है, नम और लसलसी होती है। मतलब क्या है कि श्वास नली की आंतरिक भित्तियों पर श्लेष्मा एवं पक्षमापी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं, जिससे श्वास नली की भित्ति नम और लसलसी होती है, ताकि धूल के कण एवं जीवाणुओं फेफड़ों होती है, जिससे धूल के कण और
जीवाणु फेफड़ों में, जैसे धूल के कण और जीवाणु को फेफड़ों में जाने से रोकती हैं, जाने से रोकती हैं। ये प्रकार अनुकूलन ध्यान रखना। तो फिर भी चले जाते हैं धूल के कण, धीरे धीरे कहाँ तक रोकेंगे। लगातार कोयले खानों में काम करते हैं या सिलिक पत्थर की कटाई में काम करते हैं, सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि फिर भी नम होती है, ताकि मतलब ये जो धूल के कण होते हैं सामान्य रूप से और जीवाणु होते हैं वो बत्ती में चिपक जाते हैं और वापस बलगम जो बनता है उसके रूप में बाहर आ जाते हैं। जो भी होता है वापस नाक के रूप में जो बन करते हैं बाहर आ जाते हैं। इसलिए नाक में देखो आप गंदगी छा जाती है और आप उनको बार बार साफ करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा श्वसन मार्ग में श्लेष्मा और पक्षमार्गी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा श्लेष्मा और पक्षमार्गी कोशिकाओं के द्वारा धूल के कणों को रोका जाता है और श्लेष्मा के द्वारा उनको चिपका लिया जाता है और वापस बाहर कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा इसमें वो था अनुकूलन, इसके बारे में बता दिया आपको। अब आता है 8वां श्वसन तंत्र का भाग। दूसरा भाग कौन सा आता है? फेफड़े। अब फेफड़े, मानव के फेफड़े स्पंजी गुलाबी रंग के होते हैं। तो इसके बारे में देखें, फेफड़ों के बारे में, डायग्राम के बारे में कल बताया हमने आपको डायग्राम। अब होता है जो भाग था फेफड़े, सेकंड पार्ट, फेफड़े या फुफ्फुस, इन्हें बोलते हैं लंग्स, LUNGS। तो देखिएगा कि मानव के वक्ष गुहा में हृदय के पास एक जोड़ी कोमल, लचीले, स्पंजी गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। तो ध्यान, मानव की गुहा में, कौन से वक्ष गुहा में? तो परिभाषा देखो आप, मानव की वक्ष गुहा में हृदय के पास, हृदय के समीप, हृदय के पास एक जोड़ी कोमल, कैसे? एक जोड़ी कोमल और स्पंजी एवं गुलाबी रंग के, कैसे? एक जोड़ी होते हैं, दाएं और बाएं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? मानव के वक्ष गुहा में हृदय के पास एक जोड़ी कोमल, स्पंजी, गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। अब ध्यान देना, ये दोनों फुफ्फुसीय आवरण द्वारा घिरे रहते हैं। देखो, ये दोनों फुफ्फुसीय आवरण द्वारा, मैंने कल समझा दिया आपको, ये डायग्रामेटिक बता दिया आपको, फिर बता दूंगा एक बार दोबारा और। आवरण द्वारा घिरे होते हैं, जिन्हें प्लूरा, क्या नाम दिया गया है? जिन्हें प्लूरा कहते हैं। फुफ्फुसीय आवरण क्या बोलेंगे? प्लूरा। जिन्हें प्लूरा कहते हैं। आगे देखो, इन फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य में, इन फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य प्लूरल द्रव भरा रहता है। इन फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य प्लूरल द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव?
प्लूरल द्रव भरा रहता है। आगे देखो, फुफ्फुस रमणों के मध्य प्लूरल गुहा पाई जाती है। इन फुफ्फुस आवरणों के मध्य प्लूरल गुहा पाई जाती है। प्लूरल गुहा पाई जाती है जिनमें वायु अनुपस्थित होती है, जिनमें वायु अनुपस्थित होती है। क्या कार्य है इनका? यह गुहा फेफड़ों को पिचकने से रोकती है। यह गुहा फेफड़ों को पिचकने से रोकती है। तो ये देखिएगा आप, दायां फेफड़ा 3 कल बता दिया मैंने आपको। दायां फेफड़ा 3 भागों में, दायां फेफड़ा 3 पालियों में और बायां फेफड़ा 2 पालियों में बटा होता है। तो ये फेफड़े की एक सामान्य संरचना पढ़ेंगे, अभी और बता देंगे आंतरिक संरचना के बारे में आपको। पहले सामान्य संरचना पढ़ लें, डायग्राम के द्वारा बताएंगे आंतरिक संरचना। तो देखिएगा फेफड़ा कि मानव के वक्ष गुहा में हृदय के पास एक जोड़ी कोमल स्पंजी गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। ये दोनों फुफ्फुसीय आवरण द्वारा घिरे रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्लूरा। ध्यान देना, फेफड़ों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय आवरण, और उस आवरण का नाम दिया गया है प्लूरा। अर्थात ये दोनों फुफ्फुसीय आवरण द्वारा घिरे रहते हैं, जिन्हें प्लूरा कहते हैं। इसी प्रकार इन फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य में, ध्यान देना, एक द्रव भरा होता है। इन फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य में एक द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लूरल द्रव कहते हैं। अब ध्यान देना, इन फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य प्लूरल गुहा पाई जाती है। प्लूरल गुहा पाई जाती है जिसमें वायु अनुपस्थित होती है। यह गुहा फेफड़ों को पिचकने से रोकती है, क्योंकि द्रव पाया जाता है, वायु नहीं पाई जाती है, तो फेफड़ों को पिचकने से रोकती है। दायां, अब देखो, दायां फेफड़ा 3 पालियों और बायां फेफड़ा 2 पालियों में बटा होता है। आगे देखो आप, मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक एक श्वसनी प्रवेश करती है और फेफड़ों तक अंदर लगातार अविभाजित होकर द्वितीयक, तृतीयक श्वसनिकाएँ, अंतर श्वसनिकाएँ और श्वसन श्वसनिकाएँ आदि बनाती हैं। तो देखिएगा, इसको डायग्राम के द्वारा बता दूंगा आपको। और मैं तो देखिएगा, मानव के प्रत्येक फेफड़े में अगला पॉइंट है, मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है। प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी, मतलब ब्रोंकस, BRONCHUS, ब्रोंकस प्रवेश करती है। कल मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, अब भी बना दूंगा उसको, थोड़ा टाइम कल ही देखेंगे उसको ढंग से। उसके बाद देख लेते हैं। मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है, ध्यान देना, और फेफड़ों के अंदर, और यह
फेफड़ों के अंदर लगातार विभाजित होकर, लगातार उपविभाजित होकर, करो इसको, लगातार उप विभाजित होकर, क्या क्या बना दिया ध्यान से, होकर द्वितीयक कौमा तृतीयक, द्वितीयक तृतीयक श्वसनी, द्वितीयक तृतीयक श्वसनी कौमा श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं, और भी आप कह सकते अंतस्थ श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिकाएं और श्वसन श्वसिकाएं, और श्वसन श्वसनिकाएं और श्वसनिकाएं आदि बनाती हैं। ध्यान देना, इसको ध्यान से देखना। मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी, यदि मैं आपको इसका फेफड़ा बनाऊँ, आपको ध्यान से देखना, देख लो ध्यान से, एक बार पढ़ लें इसको, कि मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है। यह फेफड़ों के अंदर लगातार उपविभाजित होकर द्वितीयक तृतीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीय श्वसनी, श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिकाएं और श्वसन श्वसनिकाएं आदि बनाती हैं। अब कैसे, देखो ध्यान से, मान लीजिएगा आपको ये एपिग्लोटिस, ये क्या करना, ये आपको मैं फेफड़ा बना देता हूँ। इधर ये ये बीच में आपको हार्ट आ जाएगा, जो भी हृदय। अब ध्यान देना, ये तो होती है ये जल्दी में उपास्थि श्वास नली, श्वास नली, इसका मैं बड़ा कल बनाऊंगा ध्यान से। तो देखो यहाँ पर, ये देखो ये चली, अब ये डिवाइडेशन होगी, फिर ये और आगे बढ़ती ही चली जाएगी और आगे जाकर कूपिकाओं में बन जाती है इस प्रकार। यहाँ से कहीं से भी निकाल लो, मतलब कूपिकाएँ बनाती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, श्वसनिका, श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीयक और श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये आगे जाकर के कहाँ बनाती है, कूपिकाएँ। तो आगे देखिएगा आप इसमें श्वसनी, श्वसन श्वसनी वायु कूपिका वाहिनी में अविभाजित होकर वायु कूपिका कोष में खुलती हैं। अब देखो कहाँ खुलेंगी ये वायु कूपिका कोष, वायु कूपिका कोष, और लास्ट में क्या होती हैं, कूपिकाएँ, कूपिकाएँ। इसमें चित्र में थोड़ा सही नहीं है, फिर बाद में देखेंगे। आगे देखो आप, श्वसन श्वसनी, श्वसन श्वसनी वायु कूपिका वाहिनी, वायु कूपिका वाहिनी के माध्यम से वायु कूपिका वाहिनी में उपविभाजित होकर, वायु कूपिका वाहिनी में उपविभाजित होकर
विभाजित होकर कहाँ खुलेगी? वायु कूपिका कोश, वायु कूपिका कोश में खुलती है। और वायु कूपिका कोश कहाँ खुलेगा? कूपिका में। तो देखिएगा, यदि ढंग से इसको चित्र देखें, एक बार और देख लें अच्छी तरह से। यदि बड़ा चित्र देखेंगे आप लोग, एक शॉर्ट बताता हूँ आपको डायग्राम में इसका, जैसे देखिएगा, इसमें देखो ध्यान से, ये डायग्राम बनेगा ऐसा। द्वितीयक, ये शाखाएं ऐसी चलती जाएंगी। आगे यहाँ पर ये और कल बना दूंगा मैं आपको ढंग से। तो ये तो होगी श्वसनिका, श्वास नली, सॉरी श्वास नली। ये दो भागों में बट गई वक्ष में आकर के, श्वसनी। फिर ये दूसरी द्वितीयक श्वसनी, वो प्राथमिक, और ये द्वितीयक। फिर ये वायु कूपिका वाहिनी और ये वायु कूपिका। तो इस प्रकार फेफड़ों में ये पाई जाती हैं, जो कहाँ ले जाती हैं? वायु को कूपिकाओं तक। और यहाँ पर इनमें शुद्धिकरण होता है। और जो बताएंगे क्रियाविधि के बारे में आपको, तो कहने का मतलब यह है कि मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है और यह फेफड़ों के अंदर लगातार उपविभाजित होती है। ध्यान देना आप, उपविभाजित होकर द्वितीयक, तृतीयक श्वसनिकाएँ, अंतर श्वसनिकाएँ और श्वसनिकाएँ आदि बनाती हैं। देख लीजिए यहाँ वैसे श्वसनी वायु कूपिका वाहिनी में, ये वायु कूपिका वाहिनी हो गई। वायु कूपिका वाहिनी में उपविभाजित होकर वायु कूपिका कोश, या वायु कूपिका कोश है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कूपिकाएँ होती हैं, बिल्कुल एल्वेलाई कूपिकाएँ होती हैं, खुलती हैं। तो इसके बारे में और हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आपको पढ़ के आना।